नमस्कार, आदाब। RTV न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अशरफ करीम। मैं हर दिन आपसे मुलाकात होती है। मैं स्टूडियो में होता हूं, लेकिन आज बाहर निकल आया। माहौल बहुत सुहाना लग रहा है। काफी सारे लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पे चर्चा करना चाहते हैं, जिस पे बात होनी जरूरी है और बात की जानी चाहिए। हालांकि महाराष्ट्र में चुनाव हो चुका है, रिजल्ट का इंतजार है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री इसके इंतजार में है। सर्वे आप देख रहे होंगे, एग्जिट पोल देख रहे होंगे, लेकिन और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, क्योंकि ये 2-4 दिनों बाद सॉल्व हो जाएगा। तो खाना खा के अभी, जैसा मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ माहौल, खाना खा के अभी हम लोग बाहर निकले हैं और काफी पढ़े लिखे लोग, समझदार, जो हर एक चीज को समझते हैं, राजनीति को भी समझते हैं और बाकी सारे मुद्दों से भी उनका वास्ता पड़ता रहता है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत ही जाने माने वकील हैं और वो इस वक्त हमारे साथ हैं। तो शुरुआत उनसे कर। फरीद भाई, अभी इलेक्शन तो हो गया, अभी इस वक्त मुंबई के बारे में अगर कुछ पूछा जाए आपसे, माहौल कैसा है और किस तरह के हालात हैं? क्योंकि जो बाहर बैठे लोग हैं उनको लगता है बड़ा अफरा तफरी होगा यहाँ। तो क्या, किस तरह का माहौल है और क्या है, बताइए। देखिए, अगर आप मुझसे पर्सनली पूछ रहे हैं इस इलेक्शन के बारे में, तो माहौल मेरे हिसाब से बड़ा मायूस माहौल है। अच्छा, फिर वही रूटीन, फिर वही घिसी पिटी बातों से, झूठ बोलते हुए, झूठी वादे करते हुए, झूठी कस्में खाते हुए, बहुत जो इनोसेंट वोटर है उसको एक्सप्लॉइट करते हुए ए या बी और या सी, इन्हीं ABC में से कोई जीत जाएगा। फिर 5 साल बाद ये लोग आएंगे, यही झूठे वादे, यही झूठे कस्में, और ये जो मासूम जनता है हिंदुस्तान की, जो 90% हिंदुस्तान की जनता है, जिसने ये उम्मीद की थी, जिनके फोरफादर्स ने, कि जब ये मुल्क आज़ाद होगा, जो एक्सप्लॉयटेटिव ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो हमारे रिसोर्सेज को छीन रही थी, हमें हक नहीं दे रही थी, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी, इस उम्मीद के साथ एक आज़ाद मुल्क बनेगा जहाँ पे हमारे राइट्स होंगे, इक्वालिटी होगी, हम प्रॉस्पेर करेंगे। लेकिन ये सब चीज़ें वहीं की वहीं रह गई। आज मैं कैवेट के साथ कह रहा हूँ, विदाउट ऑफेंडिंग एनी पॉलिटिकल पार्टीज, ये सब जो हैं इस मुल्क को लूट रहे हैं, झूठे वादे कर रहे हैं, भाई को भाई से लड़ा रहे हैं। कैपिटलिज्म ने एक नया फॉर्म, मोनोपोलिस्टिक सोसाइटी क्रिएट कर रहे हैं। आज 90% हिंदुस्तान की जनता जो है वो एक्सप्लॉइटेड फील करती है, लेफ्ट आउट फील करती है। प्रॉब्लम ये है, हमारी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि यही जो नेता बनते हैं, पैसे कमाते हैं 5 साल दूसरा इलेक्शन लड़ने के लिए, हमें एक्चुअली जिम्मेदारी हमारी भी है, कमियां हमारी भी है। हम किसी जानने वाले को, अपनी कम्युनिटी वाले को, अपने दोस्त को, अपने अहबाब को कंप्रोमाइज करते हुए, उसके बगैर टैलेंट को देखे, बगैर उसकी नीयत को समझे, हम उसको वोट दे देते हैं। कभी भी हम अपने मुस्तकबिल को बनाने के लिए वोट नहीं देते, बल्कि किसी को हराने के लिए वोट देते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे। एक चीज आपने कम्युनिटी की बात की, तो मुंबई, महाराष्ट्र में इस बार चुनाव में क्या ये जो पोलराइज करने की बात होती है, एक पार्टी के ऊपर इल्जाम लगता है हमेशा कि वो पोलराइज ही करती हैं और तभी वो वोट पाती हैं या जीत पाती हैं, तो उस तरह की कोई चीज दिखी क्या आपको? वैसे लोग तो इस पे बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आपका नजरिया क्या लगा आपको? आपने बहुत अच्छी बात कही, कमी हमारी भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉलिटिशियन हमें बेवकूफ बना जाते हैं। अरे हम बेवकूफ बनते क्यों हैं, ये भी तो बात है।
लेकिन अगर उसकी बात की जाए तो वो क्या कुछ दिखा आपको उस तरह? देखिए, तो जो जग जाहिर है अपनी इस वक्त, तो जिस किस्म की हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स हो रही है, वो पॉलिटिक्स एक तरीके से एक मैं ये नहीं कहूँगा, पहले क्या था, पहले लोग वादा करते थे और वोट जीतते थे। इस वक्त लोग जो है लोगों को एक खौफ क्रिएट करके, आपस में भाई को भाई के खिलाफ खड़ा करके एक इनसिक्योरिटी का माहौल बना रहे हैं, जिसे कहते नहीं है, जैसे अनफॉर्चुनेटली एक नारा आया था कि बटोगे तो कटोगे। अब देखिए, पॉलिटिशियन है वेरी स्मार्ट, ये इसको दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं, ये नेशनलिज्म का चोला भी इसको पहना सकते हैं, पैट्रियोटिज्म का चोला ही पहना सकते हैं, लेकिन अगर इन्वेंडो हिडन मीनिंग देखें तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ संविधान के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। ये जिस मजहब के भी लोग हैं, जिस कम्युनिटी के भी लोग हैं, ये अपने मजहब को, अपनी सोसाइटी को, अपने पूर्वजों की जो शिक्षा है उसका अनादर भी कर रहे हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। सही बात है। और मुफीज भाई हमारे साथ है, आइए इधर तो आइए मुफीज भाई। एक जनरल बातचीत हो रही है और वोटर आप भी हैं, आपने भी वोट डाला होगा। जाहिर सी बात है, वोट डालने के बाद इंतजार तो रहता ही है कि कौन आ रहा है। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ आपसे कि आपने किसको वोट दिया और कौन, लेकिन माहौल क्या रहा है इस दौरान, और आगे क्या एक्सपेक्टेशन क्या है? माहौल तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, किसी भी का क्लियर नहीं है। हाँ, क्योंकि यहाँ शिवसेना से लड़ गई, एनसीपी से लड़ गई, सिर्फ बीजेपी ऐसी है जो अकेले लड़ी है, और कांग्रेस जो है अकेले लड़ी है। इस एनसीपी से लड़े और शिवसेना से लड़ी, इसकी वजह से पूरा मामला कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्लियर पोजीशन किसी की नहीं आ रही। अच्छा, मतलब अगर ऐसी इन जनरल बात किया जाए, क्या लगता है आपको कि किसकी सरकार बनेगी? क्योंकि आपके मुताबिक तो कांटे का टक्कर है, आपस में लड़ गए, लेकिन फिर भी एक आपको अंदाजा हुआ होगा कि किसकी सरकार बन सकती है। 19 तो बीजेपी है और 20 जो है महाविकास आघाड़ी है, इंडिया अलायंस है। अच्छा, आपके मुताबिक? हमारे मुताबिक या आपके इलाके में? नहीं, हमारे मुताबिक ओवरऑल की मैं बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब महाविकास आघाड़ी की आपके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि उनकी सरकार बन जाएगी। बड़ा इल्जाम भी लगता है बीजेपी के ऊपर, क्योंकि सत्ता में है, कि आप जो है वो वोटिंग मशीन और इन सारी चीजों को लेके कहीं ना कोई बात तो है जिसकी वजह से लगता है वो चीज को क्लियर नहीं करते हैं। अच्छा, अदरवाइज मतलब आपके मुताबिक महाविकास आघाड़ी की सरकार बन रही है, मतलब 20 है इन्होंने का। फरीद भाई, एक चीज रह गई पूछने, बीजेपी के ऊपर इल्जाम लगता रहा है, और सच है नहीं है ये मैं नहीं कह सकता, कि वो छेड़खानी करते हैं ईवीएम से, लेकिन जहां कांग्रेस जीत जाती है या दूसरी पार्टी जीत जाती है, वहां क्यों नहीं इल्जाम लगाते हैं? वहीं क्यों लगाते हैं जहां हारते हैं, या फिर जीती बाजी हार जाते हैं तब, अगर बाजी जीत गए? आप जरा इसके बारे में कुछ बताइए मुझे। देखिए, जहाँ तक का सवाल है ईवीएम के साथ टैंपरिंग की बात है जो आपने कही, ना मेरे पास कोई प्रूफ है, ना कोई एविडेंसेस है, किसी के पास नहीं है। तो मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये कहता हूँ कि क्योंकि ये मुद्दा मेरे सामने कोई क्लियर इसके प्रूफ नहीं है, तो मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करता। लेकिन एक चीज़ मैं कंफर्म कह सकता हूँ कि बीजेपी इज़ अ वेरी स्मार्ट, वेरी वेल प्लान पॉलिटिकल पार्टी। वो सिर्फ प्रेजेंट मूव्स को एनालाइज नहीं करते हैं, बट आने वाले 5 साल बाद भी आज के स्टेटमेंट का, आज के मूव्स का क्या रिपल इफेक्ट होगा, उस पर भी वो वर्क करते हैं। तो इसलिए आज जो जहाँ पे वो हैं, वो अपनी स्ट्रैटेजी की वजह से हैं, अपने प्लानिंग की वजह से हैं, अपने एग्जीक्यूशन की वजह से हैं। लेकिन यकीनन मैं इस पर बिलीव करता हूँ कि वो इलेक्शन जो है बैलेट पेपर से होना चाहिए। अगर एक आदमी को भी डाउट है, हिंदुस्तान का हर इंसान, हर सिटीजन सॉवरेन अपने में है, और अगर एक सॉवरेन को, जिसके पास सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, अगर उसको जरा से, और यहाँ पे तो मुझे लगता है कि बहुत से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ये डाउट करते हैं ईवीएम पे,
तो मुझे लगता है कि मौजूदा सरकार को या आने वाली कोई भी सरकार हो उसको इसको एड्रेस करना चाहिए। और ये जो बेसिकली कि शेर आया या नहीं आया, इस चीज़ को वंस फॉर ऑल सेटल करना चाहिए और बैलेट से ही इलेक्शन होने चाहिए। आई थिंक मैं इसका समर्थन करता हूँ कि बैलेट से होना चाहिए। चलिए, बैलेट से होना चाहिए, आप समर्थन कर। एक आखिरी सवाल आपसे, इलेक्शन तो वोटिंग तो हो गया, अब एक दिन बाद 2 दिन बाद जो है वो खुलेगा जादुई पिटारा। क्या लगता है आपको, किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है आपको? सरकार जो है मुझे लगता है जिसकी भी बने, लेकिन उसमें एक चीज कॉमन सब में रहेगी, सब 5 साल तक के बेवकूफ बनाएंगे, 5 साल तक के ख्वाब दिखाएंगे, 5 साल तक के हमारे रिसोर्सेस को अपने लिए यूज करेंगे और जो है अगले 5 साल फिर आएंगे, फिर हमें बेवकूफ बनाएंगे। तो मुझे लगता है जीते कोई भी, सब एक ही थाली वाली के, दे आर ऑल वन, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अगर आप वैसे कहना चाहें, रिजल्ट्स की बात करना चाहें, मुझे लगता है बहुत क्लोज फाइट है और सरकार तो वही बनाएंगे जिनके पास रिसोर्सेस हैं, सरकार वही बनाएंगे। नहीं तो रिसोर्सेज तो वो तो दिखा भी था अभी इलेक्शन के दौरान, ये काफी जगह जो है वो हवा में नोट उड़ते हुए भी दिखा। हालांकि जांच का विषय है, उस पर जांच होगी, आप जैसे लोग जो हैं वो उसमें शामिल होंगे जब मामला आएगा तो, लॉयर्स। लेकिन रिसोर्सेज से वो मतलब तो नहीं है आपका कि जिसने पैसे ज्यादा लगाए वो जीत जाएगा, या जिनके पास से पैसे पकड़े गए हैं उनकी जीत होगी? नहीं, रिसोर्सेज से सिर्फ पैसे ही नहीं आते, रिसोर्सेज में वो छल भी आता है, जिससे लोगों का माइंडसेट को चेंज किया जा सके, डाइवर्ट किया जा सके। रिसोर्सेज में पैसे भी आते यकीनन, जो आपने कहा, और रिसोर्सेज में जो है आप एक फेयर साइकोसिस की, जिसके अंदर एक आर्ट होती है, वो भी आते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन सुनने वाले समझ सकते हैं कि इस वक्त ये सारे रिसोर्सेज किसके पास है इंडिया में। चलिए, इशारों में आपने बता दिया, तो मतलब आपके मुताबिक उनकी सरकार आ जाएगी? हाँ, दोज हु आर वेरी रिसोर्सफुल, सरकार उन्हीं की आएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, समझने वाले समझ गए, जानने वाले जान गए होंगे। फरीद भाई ने सब कुछ कह दिया, ना कुछ कहते हुए, नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन कह सब कुछ दिया। मेरे ख्याल से आप भी समझ गए होंगे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन फिर हाजिर होंगे किसी नई जगह पर नए लोगों के साथ। तब तक के लिए अशरफ करीम को दीजिए इजाजत।